हेलो दोस्तों, आज हम आप सबके सामने लाए हैं हाई स्कूल के विज्ञान की, जो कि बहुत ही अच्छी क्लास है। हम आपको चैप्टर वाइज, चैप्टर टू चैप्टर, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, दूसरे पार्ट से तीसरे पार्ट तक, तीसरे पार्ट से चौथे पार्ट तक हर बिंदु को बहुत ही अच्छी तरीके से, हर चैप्टर के हर हेडिंग को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाते हुए पढ़ाएंगे, जिससे आपको अच्छे से अच्छे नंबर हाई स्कूल में मिल सकें। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी क्लास को देखिए और देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों को। और देखते हैं इस क्लास को क्या है। बहुत ही अच्छी क्लास है, विज्ञान की क्लास है। और पहले चैप्टर का क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या है? एवं समीकरण। क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे हम आपको। क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, हम आपको बताते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। क्या है? आपने दैनिक जीवन में, मतलब अपने रोज़मर्रा की, जो रोज़ आप काम करते हैं या अपनी सुबह से शाम तक जो इतने भी काम करते हैं या पढ़ते हैं, लिखते हैं, या कोई भी काम दैनिक जीवन में, उसे कहते हैं दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान कीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है। क्या है? अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाए। क्या? जैसे कोई कमरा है और उस कमरे में गर्मी में, वो कमरा क्या होता है? गर्म होता है। और उस गर्मी में अगर दूध को खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होता है? खराब हो जाता है। साफ साफ है। लोहे का तावा जिस पर रोटी बनती है, तसला हो गया, कील हो गया, को आर्द्र वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है? खराब हो जाता है। क्या होता है? खराब हो जाता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है। भोजन पकाया जाता है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। हम सांस लेते हैं। क्या है? ये दैनिक जीवन की कार्य हैं जिन्हें हम करते हैं या हमारा शरीर करता है। भोजन पकाया जाता है, हम खुद घर के व्यक्ति पका कर या बना कर हम लोगों को जो देते हैं, खिलाते हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। क्या होती है? इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। मतलब जैसे जब आटा होता है और रोटी बना दिया जाए तो आटे से अलग हो जाता है। क्या मतलब? उसका रूप चेंज हो जाता है, उसका देखने का तरीका अलग हो जाता है। अगर आटा होता है तो अगर सान दिया जाए तो गीला हो जाता है, नहीं सूखा रहता है। लेकिन अगर उसे रोटी बना दिया जाए तो अलग दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार से उसका रूप बदल जाता है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। क्या? एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आपको किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको शब्द टू शब्द, एक शब्द से दूसरे शब्द तक बहुत ही अच्छी तरीके से और समझाते हुए पढ़ाएंगे। इसलिए आप इस क्लास को बड़े ध्यानपूर्वक और पूरा वीडियो देखिएगा। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है।
क्या है, रासायनिक अपक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, हम कैसे जानते हैं कि कोई रासायनिक अपक्रिया हुई है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आप देखिए अपने, अगर आपके पास बुक है, क्रियाकलाप, क्या है, क्रियाकलाप या अनुपात 1, इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा। क्या कह रहा है इसमें, बहुत ही सावधानी पूर्वक, इस क्रिया में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा। मतलब सुरक्षा और मिलेगी, आंखों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर, मतलब क्या, 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। क्या, लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। मतलब रेगमाल आप जानते हैं, जब आपकी साइकिल पंचर होती है तो आप साइकिल की दुकान पर जाते हैं पंचर बनवाने के लिए, तो जिससे ट्यूब को रगड़ता है उसे रेगमाल कहते हैं। क्या, रेगमाल, वही रेगमाल है। साफ कर लीजिए। इस चिमटे से पकड़कर स्प्रिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए। मतलब स्प्रिट लैंप हो, बर्नर हो या गैस जला लीजिए, उस पर गर्म कर लीजिए तथा इसे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए। जिससे इसकी बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर, जैसे आप लोगों को ऐसे बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और वॉच ग्लास। ये हो गया प्लेट, और यहाँ पर एक प्लेट है, और ये हो गया आपका क्या, ये है बर्नर। क्या है, ये है बर्नर, ये है बर्नर, ये है वॉच ग्लास, वॉच ग्लास है। और ये क्या है, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। और यहाँ पर क्या है, चिमटा है। ये है चिमटा। इकट्ठा कर लीजिए। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखें। क्या कर रहा है, आपने क्या परीक्षण किया, आपने देखा होगा चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। मतलब यह एक सफ़ेद चूर्ण की तरह हो जाता है। क्या है, एक जो इसमें रखा है ये एक सफ़ेद चूर्ण की तरह हो जाता है परिवर्तित। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अपक्रिया के कारण यह बनता है। किसके द्वारा, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली क्रिया जो काम करता है वो दोनों के मिश्रण से, उसी के कारण यह बनता है। आपने पहला देख ही लिया, क्या था पहला, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। इसके बारे में आपने सही ढंग से अगर समझा होगा, हम चाहते हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको समझ नहीं आया तो एक क्लास को दोबारा देख लीजिए। अब दूसरा क्या है, हम आपको बताते हैं। एक प्रखनली में क्या है, अगला समझाते हैं हम आपको। एक प्रखनली हो,
ये क्या है? एक प्रखनली है। यह एक प्रखनली है और यहाँ तक भरा है। क्या है? इसे कहते हैं कार्क। क्या है? ये कार्क है। और ये जो आया है कांच की नली है। कांच की नली है। और ये जो गैस है, ये गैस है, इसे क्या कहते हैं? H2 मत। क्या है? H2 है। ये क्या है? शंक्वाकार फ्लक्स। फ्लक्स। और उसके बाद ये क्या है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? तनु तल सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल दानेदार। दानेदार यही है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये दानेदार है। अब इसमें क्या है? एक प्रखनली में लेड सीसा नाइट्रेट का घोल लीजिए। क्या यही है? क्रियाकलाप 1:2 है। क्या है? एक क्रियाकलाप 1:2 है। हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये क्या है? क्रियाकलाप 1:2 है। मतलब एक प्रखनली में लेड सीसा नाइट्रेट का घोल लीजिए, इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। आपने क्या परीक्षण किया है? चित्र में आपने क्या परीक्षण किया है? इसने पूछा क्या आपने क्या परीक्षण किया इसके द्वारा? तो इसके द्वारा आपने क्या किया? दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अवक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। क्या होता है? दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अवक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ये क्या है? एक कार्क है, एक कांच की नली है, H2 गैस है, ये शंक्वाकार फ्लक्स है, ये जो बना हुआ है, और उसके बाद ये जो चूर्ण है ये तन सल्फ्यूरिक अम्ल है। और ये क्या था? क्रियाकलाप 1:2 था। क्या था? क्रियाकलाप 1:2 था। चैप्टर नंबर 1 का। और पाठ का क्या नाम था? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब हम आपको बताते हैं तीसरा। क्या है? अब तीसरा हम आपको बताते हैं क्रियाकलाप 1.3। क्या है? 1.3 एक शंक्वाकार फ्लक्स। एक शंक्वाकार फ्लक्स या प्रखनली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए, इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। जैसे क्या हुआ था? चित्र 1:2 में इसमें हुआ था, वही इसमें बताया गया है। जो इसमें किया गया उसी को इसमें फिर से बताया जा रहा है। सावधानी पूर्वक अम्ल का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक कीजिए। क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है? शंक्वाकार फ्लक्स या प्रखनली को स्पर्श कीजिए। क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है? इतने क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए, ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्या कह रहा है? ऊपर दिए गए तीनों
क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्या हुआ? अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निष्कासन या उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन। क्या हुआ? गैस का निष्कासन या उत्सर्जन। यही हुआ H2 का। क्या हुआ है? H2 और दानेदार जस्ते का तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ है। अब हम देखते हैं अगला क्या है? अगला आता है आप लोगों के बीच में। अब एक बार इस क्लास को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हम चैप्टर टू चैप्टर पढ़ाएंगे। क्या है? 1:1 मतलब रासायनिक समीकरण। 1:1 रासायनिक समीकरण। क्या कह रहा है? समीकरण। पहले वाला जो आपको हम चित्र बनाकर दिखाए थे, उसी चित्र का आप एक बार देख लीजिएगा। क्रियाकलाप 1:1 का विवरण। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रेवन का दहन होता है, तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। क्या? तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। क्या? रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। किस प्रकार से? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या हुआ? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों को मिलाकर क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने क्या किया? दोनों ने मिलकर अभिक्रिया किया। क्या किया? अभिक्रिया किया करके क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। इन्हें अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। इसे उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे उत्पाद कहते हैं। एक जगह क्या कह रहा है? इन्हें अभिकारक कहते हैं, और दूसरा क्या कह रहा है? इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। इसे उत्पाद कहते हैं। समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। किसे? इस निशान को, एरो को। क्या? इसे दर्शाया जाता है इस निशान को लगाकर। जब इन दोनों की क्रिया करने के बाद इस निशान को लगाया जाता है, ताकि इन दोनों ने क्रिया करके इस चीज़ का
बनाया, क्या बनाया है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है। वही कह रहा, अभिकारकों के बीच योग प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लेस लिखा जाता है। अभिकारकों के बीच मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मतलब प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें लेस मतलब प्लस की तरफ लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग प्लस चिन्हों को लगाकर उनके दाईं ओर लिखा जाता है। राइट हैंड साइड जैसे इधर लिख दिया जाए, आगे बढ़ा करके लिखा जाता है। तीसरा, तीर का सिरा उत्पाद की ओर दर्शाता है तथा अभिक्रिया होने की दिशा को भी दर्शाता है। तीर का सिरा जो है वो उत्पाद जो बनता है उसकी तरफ दर्शाता है और प्लस अभिक्रिया होने की दिशा को भी दर्शाता है। मतलब ये क्या बना और उसके बाद क्या क्रिया किया, इसको भी दर्शाता है। हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग इस क्लास को देखिए और देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर दीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर ये अच्छी क्लास आपको नहीं लगी तो अगली क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये क्लास आपको किस तरह से लगी, अच्छा लगा कि नहीं। अब आते हैं हम आपको रासायनिक समीकरण क्या है। अब हम आपको बताएंगे रासायनिक समीकरण। अब आप लगा लीजिए 1.1.1 रासायनिक समीकरण लिखना। क्या? रासायनिक समीकरण लिखना कैसे लिखा जाता है? क्या कह रहा है? रासायनिक समीकरण लिखना हम आपको बताएंगे। एक 1.1.1 है, ये आपको बुक में मिल जाएगा तीसरे या चौथे पेज पर, पार्ट नंबर 1। इसमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में क्या है? रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। क्या? और भी अच्छी तरीके से लिखा जा सकता है, बड़े शब्दों में, और बहुत बढ़िया तरीके से और उपयोगी बनाया जा सकता है। क्या है? रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे? Mg प्लस O2, Mg प्लस O2, एरो कर दीजिए। इन दोनों की क्रिया करने पर क्या होता है? MgO। क्या होगा? Mg प्लस O2 क्रिया करने पर MgO बनना है। तीर के निशान के बाईं ओर दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या गिनती कर उनकी तुलना करें। क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? यदि है तो समीकरण संतुलित है। क्या है? यदि दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान है तो क्या है? समीकरण संतुलित। यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण 1:2 मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण देखिए।
क्या कह रहा, 1:2 देखिए, मतलब जो उस प्रश्नली बनाई गई थी उसे देख लीजिए कैसे हुआ है। एक बार जाइए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। उसी को ये कह रहा है कि यहाँ पर इस चीज़ को देखिए, अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या कह रहा है, ऑक्सीजन एरो करके मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया। क्या किया? जिस प्रकार से Mg+O2 बराबर MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, वैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। यही कह रहा था क्या, एक 1.2 में क्या कह रहा था, 1.2। इसमें भी बता रहा है 1.1 में कि आप अगर इसे कम समझ में आ रहा है तो आप 1.2 को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए पिछली कक्षा को ज़रूर देखनी चाहिए, पिछले समीकरणों को। अब हम आपको बताते हैं इसके बाद अगला क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। महत्व क्या है? 1.1.2 मतलब ये है, आपको पॉइंट में बताया गया है, हेडिंग है, संख्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। इस क्या कह रहा है इसमें, आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा। क्या है? आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। क्या? ना ही किसी द्रव्यमान का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया में, ना ही उसका विनाश होता है। ना उसे बनाया जा सकता है और ना ही उसे ख़त्म किया जा सकता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। क्या कह रहा है? अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। क्या कह रहा है? बराबर होता है। दूसरे शब्दों में, दूसरे तरीके से अगर आप समझें तो उसे यह कह रहा है कि दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले, मतलब रासायनिक अभिक्रिया मतलब क्रिया करने के पहले एवं उसके पश्चात, उसके करने के पहले और करने के बाद पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। पहले मतलब परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसीलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है? क्या कह रहा है? क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध तरीके से करना सीखें। क्या कह रहा है? हम आपको अब बता रहे हैं। क्या
जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। ये नया समीकरण है आपको, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल एरो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? अब इसे हम आपको सूत्र लिखते हैं, Zn प्लस H2SO4 क्या है? Zn प्लस H2SO4 एरो कर लीजिए, Zn और प्लस H2 क्या है? जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल। दोनों के क्रिया करने के बाद, दोनों की अपक्रिया करने के बाद, मिलने के बाद क्या बनना है? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनना है। क्या बनना है? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनना है। यहीं पर उसके सूत्र हैं, क्या है? सूत्र है, फार्मूला है Zn प्लस H2SO4 जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल। जिंक का है Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला है H2SO4। दोनों की क्रिया करने के बाद ZnSO4 प्लस H2 बनना है। क्या बनना है? ZnSO4 प्लस H2 बनना है। क्या बनना है? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बन रहा है। अब हम आपको अगला बताते हैं, अगला समीकरण बताते हैं। एक क्या था? पहला समीकरण। ये क्या है? दूसरा समीकरण। Fe प्लस H2O एरो क्या हुआ? फेरिक हाइड्रोजन ऑक्साइड। मतलब क्या? ये Fe प्लस H2O करके क्या बनना है? इन दोनों के समीकरण से Fe2O4 प्लस H2 बनना है। क्या बनना है? Fe2 प्लस O4 प्लस H2 बनना है। क्या बनना है? यही बन रहा है। इन दोनों की अपक्रिया करके, अपक्रिया से क्या बनना है? यही उत्पाद बनना है। क्या बनना है? उत्पाद। मतलब यही रिजल्ट है इसका। क्या है? यही एक रिजल्ट है। अब क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। अभी हम आपको इसको बताते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। जैसे क्या कह रहा है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। मतलब यही कह रहा है। क्या? ये Fe3 है। सॉरी 3 है। ये Fe3 है।
क्या है, Fe3 है। अब इसे चाहे बॉक्स में बना लीजिए, ऐसे कह रहा है, क्या कह रहा है, बॉक्स में बना लीजिए। अब इसको ऐसे बॉक्स में बना लीजिए, इसको ऐसे बॉक्स में बना लीजिए। यही कह रहा है। अब अगला आता है, आपको हम बताएंगे सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को, सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद हो। क्या कह रहा है, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद हो, उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। इस आधार पर हम Fe3O4 और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, जबकि बाईं ओर केवल 1 परमाणु है। यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिक के सूत्रों को नहीं बदल सकते। जैसे ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम, ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 का गुणा लगाकर 4H2O लिख सकते हैं। 4 का गुणा करके लगाकर 4H2O लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4H2O लिख सकते हैं। लेकिन H2O4 या H2O4 नहीं, लेकिन H2O4 या H2O का होल ऐसा नहीं लिख सकते। ना हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ना हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो 4H2O लिख सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं, कैसे बता रहे हैं हम आपको। अगर Fe क्या हुआ, Fe प्लस 4H2O एरो किया, और क्या हुआ, Fe2 Fe3O4 प्लस H2 क्या है, Fe प्लस 4H2O दोनों की क्रिया करने के बाद हम ना तो इस तरह से लिख सकते हैं ना इस तरह से। हम अगर इन दोनों को क्रिया करने के बाद अगर लिख सकते हैं तो सही फार्मूला क्या है, Fe3O4 प्लस H2। और उसके बाद अगर Fe तथा H परमाणु अब भी संतुलित नहीं है, इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु का संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन अणु की संख्या को 4 कर देते हैं। कैसे, अब दिखाते हैं हम। समीकरण इस प्रकार है, Fe प्लस 2O एरो किया, Fe2 Fe3O4 प्लस 4H2 क्या है, Fe प्लस 4H2O को मिला करके क्या बनता है समीकरण, Fe3O4 प्लस 4H2 बनना है। क्या बना, 4H2 बनना है।
आंशिक रूप से संतुलित समीकरण है। क्या है? आंशिक रूप से संतुलित समीकरण है। वही है Fe अगला फार्मूला है Fe प्लस H2O ये बॉक्स है। अब आप यहाँ चाहे बॉक्स बना लीजिए, इसे ये बॉक्स है ताकि हर तरफ क्लियर रहे। ये बॉक्स में है। यही है। क्या बना? Fe प्लस 4H2O दोनों की क्रिया करने के बाद संतुलित करने पर Fe3O4 प्लस 4H2O बनना है। क्या बनना है? 4H2 बनना है। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, सभी को शेयर ज़रूर कर दीजिए। फेसबुक पर शेयर कीजिए, ट्विटर हैंडल या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी जगहों पर आप शेयर कीजिए, ताकि आप और कमेंट में ये भी बताएं कि हमारी क्लास कैसी लगी आपको। इसी के साथ इस क्लास को समाप्त हैं। धन्यवाद।